नमस्कार। आज हम अपने पड़ोस की तरफ देख रहे हैं, मतलब दक्षिण एशिया। यहाँ ना सहयोग के लिए कई कोशिशें हुई हैं, कुछ संगठन भी बने हैं और भारत की भी अपनी एक खास नीति है इन देशों को लेकर। हाँ, तो हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग और भारत की विदेश नीति। तो इसी के आधार पर हम आज तीन, आप कह सकते हैं, अहम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। एक तो सार्क, दूसरा बिम्स्टेक और तीसरी भारत की पड़ोसी पहले नीति। हाँ, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये हैं क्या, बल्कि ये समझना है कि भाई ये बने क्यों, काम कैसे करते हैं और आज इनकी क्या अहमियत है। क्योंकि विदेश नीति थोड़ी थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना। हाँ, कभी कभी लगती है। तो चलिए इसे साथ मिलकर थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले सार्क से शुरू करें। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाम तो सबने सुना ही होगा। जी बिल्कुल। ये कब और क्यों बना था, इसकी कहानी क्या है? देखिए, सार्क की जो नींव है वो रखी गई 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। अच्छा, बांग्लादेश में। हाँ, बांग्लादेश में उस वक्त 7 देश थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। इन सब ने मिलकर इसके चार्टर पर साइन किए थे। और ये एक तरह से ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली बार दक्षिण एशिया के देश एक, जिसे कहते हैं ना, औपचारिक संगठन, एक फॉर्मल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर साथ आ रहे थे। हाँ, ये तो बड़ी बात थी। और फिर अफगानिस्तान भी जुड़ा शायद। जी हाँ, बाद में 2007 में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना। अच्छा, और इसके पीछे मतलब सोच क्या थी, आइडिया किसका था, क्यों लगा कि भाई एक साथ आना चाहिए? ये आइडिया दस्तावेज बताता है कि असल में 1980 में बांग्लादेश के उस वक्त के राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उनका था। ओह अच्छा। हाँ, और सोच ये थी कि देखिए, दक्षिण एशिया जो है वो ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो है। तो अगर ये देश मिलकर काम करें तो तरक्की ज्यादा तेजी से हो सकती है। लक्ष्य कई थे, जैसे आपसी विश्वास बढ़ाना, शांति और स्थिरता लाना, व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, और सामाजिक प्रगति भी, जैसे गरीबी हटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में सुधार। मतलब एक तरह से चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं वाली बात थी। बिल्कुल, सामूहिक आत्मनिर्भरता का प्रयास कह सकते हैं। दिलचस्प है कि ये आइडिया बांग्लादेश से आया। अच्छा, और इसका ढांचा कैसा है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, लीडरशिप कैसे तय होती है? इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट, वो 16 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल में बना। अच्छा, काठमांडू में। हाँ, और आज भी वहीं है। और जहाँ तक लीडरशिप, मतलब अध्यक्षता की बात है, वो सदस्य देशों के बीच अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बारी बारी से बदलती है। रोटेशन से। हाँ, रोटेशन से। आमतौर पर जब शिखर सम्मेलन होता है तब पहले महासचिव बांग्लादेश के ही थे, अबुल असहान, 1985 से 89 तक। और अभी? और अभी भी मजे की बात है, बांग्लादेश की ही है, मोहम्मद गुलाम सरवर, 2023 से। अच्छा। और महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है। एक बात जो सार्क के बारे में काफी सुनने में आती है वो ये कि इसके चार्टर में एक नियम है कि कोई भी दो देश अपने आपसी झगड़े, अपने विवाद इस मंच पर नहीं उठाएंगे। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये सार्क चार्टर के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें से एक है। उसका अनुच्छेद 10(2) है। वो साफ कहता है कि जो बाइलैटरल, मतलब द्विपक्षीय, और जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको सार्क की बैठकों से बाहर रखा जाएगा। इसके पीछे सोच क्या थी, क्यों ऐसा नियम बनाया? सोच यही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसी झगड़ों की वजह से जो क्षेत्रीय सहयोग का पूरा प्रोसेस है वही रुक जाए। अच्छा, कि फोकस बना रहे। हाँ, कि फोकस सामूहिक विकास पर रहे, आपसी लड़ाइयों पर नहीं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन हो पाया, खासकर जब हम भारत, पाकिस्तान जैसे देशों को देखते हैं जिनके बीच इतने मसले हैं? यहीं पर आप कह सकती हैं एक बड़ी चुनौती आ जाती है। इरादा तो नेक था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दक्षिण एशिया की जो राजनीतिक सच्चाई है वो काफी पेचीदा है। दस्तावेज भी इसी तरफ इशारा करता है कि नियम तो है,
लेकिन द्विपक्षीय तनावों का असर सार्क के कामकाज पर साफ दिखता है। कैसे मतलब? जैसे शिखर सम्मेलनों का टाइम पर न हो पाना या पोस्टपोन हो जाना। हाँ, ये तो होता रहा है। बिल्कुल। या फिर जो समझौते होते हैं उन पर अमल की रफ्तार बहुत धीमी रहती है। ये सब कहीं ना कहीं आपसी विश्वास की कमी और वो अनसुलझे मुद्दे हैं ना, जिन्हें सार्क से बाहर रखने की कोशिश हुई, उन्हीं का नतीजा है। हाँ, उन्हीं का नतीजा है। तो एक तरह से वो नियम जो सहयोग बढ़ाने के लिए था, शायद उसी ने इसकी असरदारी को, इसकी इफेक्टिवनेस को लिमिट भी कर दिया, क्योंकि असली मुद्दे तो एड्रेस ही नहीं हो पाते। ये तो अजीब सी बात हो गई, एक तरह का विरोधाभास है। खैर, तो सार्क के इन चुनौतियों के बीच एक और संगठन भी तो है, बिम्स्टेक। जी हाँ, बिम्स्टेक। अब इसकी क्या कहानी है? ये सार्क से अलग कैसे है? बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी कहानी थोड़ा अलग ट्रैक पर शुरू हुई। इसकी शुरुआत हुई 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के साथ। बैंकॉक, थाईलैंड में? हाँ, थाईलैंड में। और शुरू में सिर्फ 4 ही देश थे इसमें, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। इसीलिए इसका पहला नाम था BIST-EC, BIST। अरे वाह! मतलब इसमें शुरू से ही एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड शामिल था। ये तो सार्क से बिल्कुल अलग बात हो गई। बिल्कुल, यही इसका एक बहुत बड़ा फर्क है। बिम्स्टेक सिर्फ दक्षिण एशिया तक ही नहीं रुका। इसका इरादा था दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब आसियान देशों के बीच एक पुल बनाना। अच्छा। फिर दिसंबर 1997 में म्यांमार भी जुड़ गया। तब नाम हो गया BIMST-EC। और फिर 2004 में नेपाल और भूटान भी आ गए। तब जाके इसका ये आज वाला नाम पड़ा बिम्स्टेक। तो अब 7 सदस्य हो गए इसमें। हाँ, 7 सदस्य, 5 दक्षिण एशिया से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, और 2 दक्षिण पूर्व एशिया से, म्यांमार और थाईलैंड। तो जाहिर है इसका जो ज्योग्राफिकल फोकस है और शायद प्राथमिकताएं भी वो सार्क से अलग होंगी। हाँ, निश्चित रूप से। जैसा नाम में ही है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इसका फोकस बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों पर ज्यादा है। ठीक। और इसके जो सहयोग के क्षेत्र हैं वो भी ज्यादा स्पेसिफिक लगते हैं, जैसे व्यापार निवेश है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी पर बहुत जोर है। हाँ, कनेक्टिविटी आजकल बहुत अहम है। बिल्कुल। फिर पर्यटन, मछली पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, लोगों के बीच संपर्क, गरीबी हटाना, आतंकवाद का मुकाबला, क्लाइमेट चेंज, तो काफी कुछ है। खासकर जो समुद्री सहयोग है, मैरीटाइम कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी, ये इसके एजेंडे में काफी ऊपर है। और इसका मुख्यालय और लीडरशिप? इसका परमानेंट हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है। अच्छा, ये भी ढाका में? हाँ, और अध्यक्षता इसमें भी सार्क की तरह ही रोटेशन से होती है। दस्तावेज के हिसाब से 2025 में थाईलैंड अध्यक्ष है और 6ठा शिखर सम्मेलन भी वहीं हुआ था। तो क्या ये माना जा सकता है, जैसा कुछ लोग कहते भी हैं, कि क्योंकि सार्क उतना तेज नहीं चल पाया तो भारत और बाकी सदस्य देश अब बिम्स्टेक को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? क्या ये सार्क का एक तरह से विकल्प बन रहा है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और दस्तावेज भी इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, एक तो बिम्स्टेक में वो भारत पाकिस्तान वाला जो जटिल मुद्दा है वो हावी नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, इसका फोकस ज्यादा आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर है, जो शायद आज की जरूरतें भी हैं। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, समुद्री सुरक्षा है। ये मुद्दे बंगाल की खाड़ी रीजन के लिए बहुत जरूरी हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है कि भारत ने बिम्स्टेक को काफी तवज्जो दी है। जैसे 2019 में जब नई सरकार बनी तो शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक नेताओं को बुलाया गया था। हाँ, ये मुझे याद है। तो हाँ, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि बदलती हुई क्षेत्रीय और ग्लोबल सिचुएशन में कई सदस्य देशों को बिम्स्टेक एक ज्यादा डायनामिक और प्रैक्टिकल मंच लग रहा है। ज्यादा काम का लग रहा है। हाँ, खासकर उन एरियाज में जहां सार्क शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये कहना कि ये सार्क का विकल्प है, ये शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के सदस्य कुछ अलग हैं, ज्योग्राफिकल फोकस अलग है। हो सकता है दोनों की अपनी अपनी जगह बनी रहे। हो सकता है, यानी दोनों की अपनी जगह है, पर शायद बिम्स्टेक आजकल ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। अच्छा, अब इन रीजनल ग्रुप्स के अलावा भारत की अपनी एक विदेश नीति भी है पड़ोसियों के लिए, पड़ोसी पहले नीति। जी,
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये क्या है? इसमें क्या खास बात है? पड़ोसी पहले नीति, जैसा नाम से ही साफ है, भारत की फॉरेन पॉलिसी में अपने पड़ोसी देशों को सबसे ऊंची प्राथमिकता देने का सिद्धांत है। दस्तावेज ये बताता है कि इसकी सोच शायद 2008 के आसपास उभरी थी, लेकिन 2014 के बाद जो वर्तमान सरकार आई, उसने इसे अपनी विदेश नीति का एक तरह से आधार स्तंभ, कॉर्नरस्टोन बना दिया। लेकिन प्राथमिकता तो पड़ोसियों को शायद पहले भी दी जाती होगी, इसमें नया क्या है फिर? नया है इस पर दिया जाने वाला जोर, एम्फेसिस, और इसको लागू करने का तरीका। इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि भारत की अपनी तरक्की, अपनी सुरक्षा, अपने पड़ोस की शांति, स्थिरता और समृद्धि से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर आपके पड़ोसी देश अस्थिर है या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसका नेगेटिव असर आप पर भी तो पड़ेगा ना। बॉर्डर पर समस्याएं हो सकती हैं, रिफ्यूजी आ सकते हैं, अवैध गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हाँ, बात तो सही है। इसलिए भारत का हित इसी में है कि वो अपने पड़ोसियों की तरक्की में मदद करे, उनका भागीदार बने। ये सिर्फ कोई आदर्शवाद नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, यथार्थवादी विदेश नीति है। और ये नीति किन देशों पर लागू होती है? क्या ये वही सार्क या बिम्स्टेक वाले देश हैं? मोटे तौर पर हाँ, लेकिन इसका फोकस थोड़ा ज्यादा नैरो और बायलेटरल है, मतलब द्विपक्षीय रिश्तों पर। दस्तावेज के मुताबिक ये नीति मुख्य रूप से भारत के जो एकदम करीबी स्थलीय और समुद्री पड़ोसी हैं, उन पर केंद्रित हैं। कौन कौन से देश? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान भी? हाँ, सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान भी पड़ोस का हिस्सा है। हालांकि जाहिर है पाकिस्तान के साथ रिश्तों की जो पेचीदगियां हैं, उनके कारण इस नीति का अमल वहां बहुत अलग तरीके से होता है, पर लिस्ट में वो है। समझ गया। और इसमें सहयोग किन एरिया में होता है? सहयोग का दायरा बहुत बड़ा है। व्यापार और निवेश को आसान बनाना, कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, चाहे वो सड़कें हो, रेल हो, पानी के रास्ते हो, बिजली ग्रिड हो या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी। कल्चरल एक्सचेंज, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करना, जैसे ट्रेनिंग देना, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सहयोग करना, और एक बहुत अहम चीज है आपदा के समय फौरन मदद पहुंचाना। हाँ, ये तो हमने देखा है कई बार। बिल्कुल, चाहे नेपाल में भूकंप आया हो या श्रीलंका में कोई मुश्किल हो या कोविड के टाइम पर भारत ने जो वैक्सीन मैत्री पहल की थी, पड़ोसी देशों को टीके दिए थे, वो भी इसी पड़ोसी पहले नीति का ही एक बड़ा उदाहरण था। अच्छा, मैंने इसके बारे में 5S सिद्धांत भी सुना है, वो क्या है? हाँ, कहा जाता है कि इस नीति को 5S गाइड करते हैं। क्या है वो? सम्मान, यानी एक दूसरे की सॉवरेनिटी, संप्रभुता और अंदरूनी मामलों का सम्मान। संवाद, लगातार बातचीत, कम्युनिकेशन बनाए रखना। शांति, बॉर्डर पर और पूरे क्षेत्र में स्थिरता। समृद्धि, आपसी फायदे के लिए मिलकर आर्थिक रूप से काम करना। और संस्कृति, जो हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत है, उसे और मजबूत करना। तो ये सिद्धांत दिखाते हैं कि ये पॉलिसी सिर्फ लेन देन वाली नहीं है, बल्कि आपसी इज्जत और समझ पर भी जोर देती है। तो ये काम कैसे करती है पॉलिसी? मतलब क्या कोई अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका संचालन सीधे भारत सरकार के टॉप लेवल से होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री खुद, वो इसकी निगरानी और इसको लागू करने में एक्टिव रोल निभाते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि इसको कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। ये कोई अलग से चलने वाला प्रोग्राम नहीं है, बल्कि भारत की पूरी विदेश नीति का एक इंटीग्रल, अभिन्न अंग है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो हमारे सामने ये 3 अलग-अलग फ्रेमवर्क आ गए: सार्क, बिम्स्टेक और पड़ोसी पहले नीति। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो सार्क, जो 1985 में बना, मुख्यालय काठमांडू, वो दक्षिण एशिया पर केंद्रित एक व्यापक क्षेत्रीय संगठन है। लक्ष्य है सहयोग से विकास और शांति, लेकिन कुछ राजनीतिक और ढांचागत चुनौतियों से जूझ रहा है। ठीक है। फिर है बिम्स्टेक, 1997, मुख्यालय ढाका। ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर केंद्रित है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है और तकनीकी आर्थिक सहयोग, खासकर कनेक्टिविटी और समुद्री मुद्दों पर ज्यादा गतिशील लगता है। और तीसरी है पड़ोसी पहले नीति। ये भारत का अपना द्विपक्षीय तरीका है, बायलैटरल अप्रोच, जो अपने सबसे करीबी पड़ोसियों के साथ रिश्तों को टॉप प्रायोरिटी देता है
और कई क्षेत्रों में एक्टिव सहयोग पर बल देता है। तो हमने देखा कि दक्षिण एशिया में ये जो क्षेत्रीय सहयोग की तस्वीर है, ये काफी मल्टी लेयर्ड है, कई परतें हैं इसमें। जी हाँ। एक तरफ सार्क है, जो शुरू तो बड़ी उम्मीदों से हुआ था, पर शायद उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। दूसरी तरफ बिम्स्टेक है, जो ज्यादा फोकस्ड लग रहा है, शायद ज्यादा प्रैक्टिकल भी। हाँ, आज के माहौल में। और इन सब के साथ साथ भारत की अपनी पड़ोसी पहले नीति चल रही है, जो बायलैटरल रिश्तों को मजबूत कर रही है। हाँ, और यहीं पर आज का एक आखिरी सोचने वाला बिंदु आता है। जब हमारे पास ये 3 अलग-अलग और कुछ हद तक ओवरलैपिंग भी फ्रेमवर्क है, तो भविष्य में इनका आपस में तालमेल कैसे बैठेगा? क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, या इनमें किसी तरह का कंपटीशन देखने को मिलेगा? मतलब आप ये कह रही हैं कि क्या भारत अपनी एनर्जी बिम्स्टेक और बायलैटरल रिश्तों, पड़ोसी पहले नीति में ज्यादा लगाएगा, अगर उसे लगता है कि सार्क से उतनी नतीजे नहीं मिल रहे हैं? ये एक संभावना तो है ही, खासकर ये देखते हुए कि सार्क का वो नियम कि द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाएंगे, वो जहां एक तरफ सहयोग को बचाने के लिए था, वहीं शायद सबसे जरूरी मुद्दों पर बात करने से रोकता भी है। हाँ, ये बात हमने की थी। बिम्स्टेक में ये रुकावट कम है और पड़ोसी पहले नीति तो है ही द्विपक्षीय, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये तीनों मिलकर एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और असरदार रीजनल ढांचा बना सकते हैं, जहां शायद अलग-अलग मुद्दों के लिए अलग-अलग मंच इस्तेमाल हो? या फिर क्या सार्क धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा? ये भी एक सवाल है। इन तीनों की जो इफेक्टिवनेस है, वो इसी बात पर निर्भर करेगी कि ये जमीनी हकीकत और सदस्य देशों की बदलती प्राथमिकताओं के साथ कितना तालमेल बिठा पाते हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है, और इस पर आने वाले समय में नजर रखनी होगी कि दक्षिण एशिया में सहयोग का भविष्य आखिर क्या शक्ल लेता है। आज की इस गहन चर्चा के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी और इस जरूरी विषय को समझने में कुछ मदद मिली होगी।